आज के वीडियो में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट 2 कवर करने वाले हैं और ये यूनिट 2 का पूरा सिलेबस है। सारे टॉपिक्स हैं अकॉर्डिंग टू द AKTU सिलेबस फॉर बीटेक एंड MCA। तो यूनिट 2 में मैंने कंपेयर कर लिया है बीटेक और MCA के लिए एग्जैक्टली सेम टॉपिक्स हैं। तो ये आप सिलेबस देख सकते हो और जो अपना करंट सिलेबस है आप अपने करिकुलम से कंपेयर कर सकते हो इसमें चेक करने के लिए कि कोई डिफरेंसेस हैं कि नहीं। सबसे पहला अब इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है SRS। SRS की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है। इस डॉक्यूमेंट को यूज करती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज। किस लिए? ताकि वो इसमें वो रिक्वायरमेंट को नोट डाउन कर सकें जो कि उनको क्लाइंट ने दी हैं। यानी कि अगर मैं जुनेद खान एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ या मेरी कंपनी है और मेरे पास कोई स्कूल आता है कि आप हमारे लिए स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का पूरा सॉफ्टवेयर बना दीजिए, तो मेरा सबसे पहले काम ये होगा कि उस सॉफ्टवेयर से जो भी एक्सपेक्टेशन है स्कूल वालों की, उनको मैं एक डॉक्यूमेंट में नोट डाउन करके रख सकूं। तो अब हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या होती है, रिक्वायरमेंट शब्द एक्चुअली क्या है, SRS डॉक्यूमेंट क्या होता है और हमें SRS डॉक्यूमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। इनको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो जो एक्सपीरियंस डेवलपर्स होते हैं हमारे, ये जो चीज़ें इंग्लिश में लिखी हैं मैंने, ये सारी मैं आपको अब हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इस PPT को मैं एज PDF फॉर्म अटैच कर चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं आगे पढ़ने के लिए। तो जो हमारे एक्सपीरियंस डेवलपर होते हैं वो अच्छा खासा समय लेते हैं ताकि वो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को समझ सकें, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस सॉफ्टवेयर से। ठीक है, उनको समझने के बाद वो उनको नोट डाउन करके रखते हैं, डॉक्यूमेंट करके रखते हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस डेवलपर्स ये सारी चीज़ें जानते हैं, उन्हें बहुत तजुर्बा होता है सॉफ्टवेयर बनाने का। तो वो ये जानते हैं कि सॉफ्टवेयर बनाना यानी कि कोई सॉल्यूशन बनाना होता है। तो किसी सॉल्यूशन को बनाने के लिए आपको वो आप सॉल्यूशन जिस प्रॉब्लम के लिए बना रहे हो उसको समझना बहुत जरूरी है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसको भी कहा जाता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर से क्या चाहते हो या क्या वो आपके लिए एंड रिजल्ट्स बना के दे, उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट या फिर रिक्वायरमेंट बोला जाता है। उनको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो सारी चीजें हमारे पास नहीं होगी, प्रॉपर रिक्वायरमेंट नहीं होगी या हम प्रॉपर किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास नहीं होगा, तब तक हम एक अच्छा सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन अपने क्लाइंट को, कस्टमर को नहीं दे सकते। जो कि इस केस में है हमारा स्कूल, जिसके लिए हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना के दे रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, गोल ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन फेज क्या होता है? वो होता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली क्लियरली समझना और उनको एक सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज करना। ठीक, उन रिक्वायरमेंट्स को जब हम समझ के एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं, जिस डॉक्यूमेंट में करते हैं उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि SRS डॉक्यूमेंट। जो इंजीनियर्स इन सारी डॉक्यूमेंट्स को, इन सारी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करके डॉक्यूमेंट करते हैं, ढूंढ डांट के डॉक्यूमेंट करते हैं, कस्टमर से बात करना, इसके बहुत बहुत तरीके होते हैं रिक्वायरमेंट फाइंड आउट करने के। उनको जो नोट डाउन करके रखते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उन्हें कहा जाता है सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट, मैं आपको बता दूं, एक अच्छी पोजीशन होती है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदा होना चाहिए या बंदी होनी चाहिए जो कि सिस्टम एनालिस्ट के रोल पे बैठी है। क्योंकि अगर उसे बहुत अच्छा तजुर्बा नहीं होगा चीज़ों का, तब तक वो बहुत अच्छे से रिक्वायरमेंट जो है कस्टमर से नहीं निकलवा पाएगी। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि कस्टमर को अपनी प्रॉपर रिक्वायरमेंट का नहीं पता होता। उसमें हमने यूनिट 1 में कवर किया है अपने SDLC के फेजेस में कि हमारे पास वेरियस टेक्निक्स क्या क्या हैं जिससे हम कस्टमर से रिक्वायरमेंट प्रॉपरली निकलवा के उन्हें समझ सकते हैं। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन या फिर गैदरिंग एक ही बात है। तो गैदर करना मतलब इकट्ठा करना जगह जगह से ढूंढ ढांड के। रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। Primary objective of requirements gathering task is to collect the requirement from the stakeholders. Stakeholders, client, customer, user, ये सब एक ही टर्म है।
ये वो है जो हमारे पास जिनका प्रोजेक्ट आया है, जो हमसे चाहते हैं कि हम उन्हें कोई सॉफ्टवेयर बना के दें। वो हमारा स्टेक होल्डर कहलाएगा, या हम उसे कह सकते हैं यूजर या कस्टमर या क्लाइंट। अवेलेबिलिटी ऑफ अ वर्किंग मॉडल इज यूजुअली ऑफ ग्रेट हेल्प इन रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग। इसका मतलब यह है कि हम कोई छोटा मोटा वर्किंग मॉडल अगर यूजर को दे दें, फॉर एग्जांपल उसने हमें इनिशियली बताया कि हमें भाई इस चीज को, ऐसा हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो प्रॉपर उसमें सारी चीजें नहीं होंगी, तो हम 15-20 दिन का, 1 महीने का समय लेके उसे एक छोटी सी चीज बना के दे सकते हैं कि भाई ये देखो, ये हमने बनाया जो आपने अब तक हमें बताया। उनके सामने कोई कच्चा पक्का टूटा फूटा वर्किंग मॉडल जाता है तो उनका दिमाग दौड़ता है, और वो हमें और अपनी रिक्वायरमेंट ग्रेट डिटेल में बताते हैं कि भाई हमें ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा करे वैसा करे। तो हमें जो है, एक वर्किंग मॉडल अगर हमारे पास होता है तो हमारी रिक्वायरमेंट गैदरिंग उससे हम अच्छी रिक्वायरमेंट गैदर कर सकते हैं थ्रू द कस्टमर और क्लाइंट। If a project involves developing something new for which no working model exists, then requirements gathering activity becomes all the more difficult. In the absence of a working system, much more imagination and creativity is required on the part of the system analyst. इसका दूसरा मतलब अगर हम स्टेटमेंट का समझें, पॉइंट नंबर 2 का, वो ये है कि अगर कोई हमारे पास मैनुअल वर्किंग सिस्टम भी नहीं है, ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है कि स्कूल के अंदर टीचर अटेंडेंस लेते होंगे और हमें उसे ऑटोमेट करके सॉफ्टवेयर बनाना है, तो अटेंडेंस ऑब्वियसली वो एक अटेंडेंस रजिस्टर में लेते हैं, जैसा हमने सबने देखा है। तो अगर हमारे पास वो मैनुअल वर्किंग मॉडल भी नहीं होगा, तो हमें क्रिएटिविटी अपनी डेवलपर्स को, डिजाइनर्स को ज़्यादा दौड़ानी पड़ेगी, एक विचार करने में, क्रिएटिविटी करने में, इमेजिन करने में चीज़ों को। और अगर एक वर्किंग मॉडल होगा मैनुअल, चाहे वो सॉफ्टवेयर में या डिजिटल फॉर्म में ना हो, लेकिन हमें एक मैनुअल पता है कि मैनुअली ये काम ऐसे करा जाता है, तो हम उसे ऑटोमेट करना, डिजिटलाइज करना, वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो अब हम चेक करेंगे वो इम्पोर्टेंट वेज जिसमें एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट जो होते हैं वो रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं। गैदर मैंने अभी आपको पीछे बताया है कि सब रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करके इकट्ठा करना। ठीक, अब इसमें हमारा क्या है कि सबसे पहले हमारे एनालिस्ट जो हैं वो स्टडी करते हैं एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन को। तो उसमें द एनालिस्ट यूजुअली स्टडीज ऑल द अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग द सिस्टम टू बी डेवलप्ड बिफोर विजिटिंग द कस्टमर साइट। ठीक है, तो लैंग्वेज चीज़ों की अलग अलग हो सकती है, किसी मैंने बुक से देखा वहाँ कुछ अलग लैंग्वेज थी, मैं वेबसाइट पे जाऊँगा किसी, गूगल पे सर्च करके वहाँ पे मुझे कुछ और डिटेल्स मिल सकती हैं। ठीक है, लेकिन कहना ये चाहता है, ये जो हमारा सेंटेंस है वो ये कहना चाहता है कि हमारे पास जो भी डिटेल्स होंगी अवेलेबल एट हैंड ही, वो सबसे पहले एनालिस्ट उसको रीड आउट करेगा, इससे पहले कि वो कस्टमर की साइट पे जाए। कस्टमर की साइट पे जाना यानी कि जैसे हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे थे, तो या तो कस्टमर के स्कूल में जाना, स्टेक होल्डर के स्कूल पे जाना, वहाँ पे देखने के लिए कि चीज़ें मैनुअली कैसे चल रही हैं, या फिर वहाँ पे जो यूज़र्स होंगे उस सॉफ्टवेयर के, उनका इंटरव्यू करने से पहले वो सारे डॉक्यूमेंटेशन जो भी अवेलेबल हैं उसके पास, मैनुअल सिस्टम जिस तरीके से काम करता है, उनको पढ़ेगा। नेक्स्ट है इंटरव्यू। Each category of users typically requires a different set of features from the software. Therefore, it is important for the analyst to first identify the different categories of users and then determine the requirements of each. अब ये लाइन इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके मल्टीपल यूजर्स होंगे। स्कूल में उसको यूज हो सकता है कि सॉफ्टवेयर को बनाया जा रहा हो, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ और सिर्फ स्कूल के स्टाफ द्वारा यूज करने के लिए, या हो सकता है उस सॉफ्टवेयर को, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को, स्टूडेंट और उनके पेरेंट भी यूज करें, फीस जमा करने के लिए हो सकता है। हो सकता है टीचर्स किसी एप्लीकेशन पे होमवर्क पोस्ट करें यूजर्स का, नोटिसेस को पोस्ट करें, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस होने वाले हैं, किसी दिन छुट्टी होगी स्कूल की किसी ओकेजन की वजह से। जैसे किसी ज़माने में जब मैं छोटा था तो हमारी डायरीज में नोट डाउन कराया जाता था, जिसको हमारे पेरेंट्स पढ़ के साइन कर देते। तो वहाँ पे हमें सारी जो है फीचर्स को, और कौन कौन उसके यूज़र्स होने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे अलग अलग यूज़र्स के लिए अलग अलग फीचर्स की उनको ज़रूरत होती है, हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक, और वो बेस्ट होता है कि इंटरव्यू करके हम उसको आइडेंटिफाई करें। इसके मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल्स दे सकता हूँ, बट आई गेस एक एग्जांपल इनफ है इस पॉइंट को समझने के लिए। टास्क एनालिसिस क्या होता है,
The analyst tries to identify and understand the different tasks to be performed by the software. For each identified task, the analyst tries to formulate the different steps necessary to realize the required functionality in consultation with the users. तो अब इसमें जैसे हमें पता लगा कि भाई यूज़र को ये टास्क XYZ टास्क ABC टास्क और जितने टास्क हैं वो परफॉर्म करने हैं सॉफ्टवेयर से, तो हर एक टास्क के लिए एनालिस्ट जो है अलग अलग स्टेप्स को जो है फॉर्मुलेट करता है। फॉर्मुलेट यानी कि अलग अलग स्टेप्स हम इसके लिए इस सॉल्यूशन पे कैसे आ सकते हैं या कौन कौन से हमारे पास तरीके हैं ताकि उसको यूज़र के साथ वो कंसल्ट कर सके कि भाई ये फंक्शनैलिटी अब आपकी इससे अचीव हो जाएगी कि हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, यानी कि बेसिकली थोड़ा सा वहाँ पे बैठ के दिमाग चलाना कि हमारे पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट आए तो नेक्स्ट है हमारा मेथड, वो है सिनेरियो एनालिसिस। अ टास्क कैन हैव मेनी सिनेरियोज ऑफ ऑपरेशन। द डिफरेंट सिनेरियोज ऑफ अ टास्क मे टेक प्लेस व्हेन द टास्क इज इन्वॉल्व्ड अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेरियोज ऑफ अ टास्क द बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर कैन बी डिफरेंट। यानी कि कोई भी एक टास्क जो है उसके बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं ऑपरेशन, और किस तरीके से वो ऑपरेट कर रहा है उस टास्क के। द डिफरेंट सिनेरियोज ऑफ अ टास्क में टेक प्लेस व्हेन टास्क is involved under different situations, right? That is true. Now it is saying कि different type of scenarios के लिए of task के लिए behavior सॉफ्टवेयर का different होगा। कि task एक ही है कि होमवर्क को एक्सेस करना। किसके होमवर्क को? स्टूडेंट के होमवर्क को। कौन एक्सेस करेगा? स्टूडेंट अगर थोड़ा बड़ा है तो खुद एक्सेस कर सकता है, लेकिन अगर उसको पेरेंट्स की हेल्प चाहिए होती है उन सब चीज़ों में तो पेरेंट्स उसको एक्सेस करेंगे। तो एक ही टास्क है कि भाई यूज़र का स्टूडेंट का होमवर्क हो जाए। अब उसका ऑपरेशन टीचर के लिए अलग होगा अगर वो किसी एप्लीकेशन पे या सॉफ्टवेयर पे या पोर्टल पे पोस्ट कर रहा है होमवर्क यूज़र का, स्टूडेंट का, और पेरेंट के लिए उसको गेट करने का ऑपरेशन थोड़ा उनके लिए डिफरेंट होगा, राइट? अब इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। द पॉसिबल सिनेरियोज फॉर बुक इशू टास्क ऑफ अ लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर में भी बुक किसी मेंबर को इशू हुई और उसकी स्लिप प्रिंट हुई, बुक रिजर्व हो गई और अब वो किसी और को इशू नहीं की जा सकती अगर उसकी क्वांटिटी हमारे पास सिर्फ एक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक जो किसी यूजर को इशू करना है या हम कर सकते हैं उसकी अगर हमने लिमिट लगा रखी है वो रीच हो गई, अब वो उसको और बुक यूजर को इशू नहीं की जा सकती होगी। ठीक है, तो ये एक अगर हम टास्क ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो ये पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं एक ही टास्क के। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से जो है फॉलो करते हैं। और अगला हो सकता है कि हम हॉस्पिटल में हैं तो हम हॉस्पिटल में बिल पे कर रहे हैं। अब बिल पे करने का तरीका एक तो ये है कि या तो आप वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करो या फिर आप कैश में पेमेंट करो। तो अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हो और सपोज आपका बिल आया 5,000 रुपये, तो आप कि वहाँ पे अगर मान लो हॉस्पिटल में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ हो रहा है तो जो कैशियर वहाँ पे बैठा हुआ है या रिसेप्शनिस्ट जो भी बिलिंग कर रहा है आपके, तो अगर आपको 5,000 का बिल देना है तो अगर आप उसे 6,000 रुपये दोगे और वो गलती से 6,000 रुपये सिस्टम में डालता है तो वहाँ पे चेक होगा कि आपका बिल तो 5,000 का है तो आप 6,000 नहीं डाल सकते। ठीक है, या फिर आप बिल डाल रहे हो 4,000 रुपये का, तो अब वो क्या करेगा कि आप पेमेंट 4,000 की कर रहे हो, बिल 5,000 रुपये का है, तो उस केस में क्या करेगा कि 4,000 रुपये जमा जमा हो जाएंगे और अब आपका न्यू बैलेंस होगा 1,000 रुपये। ठीक है, तो ये डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं जो कि बैठ के एनालिस्ट इसको आइडेंटिफाई करता है। अगला क्या है? फॉर्म एनालिसिस। फॉर्म एनालिसिस इज एन इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव रिक्वायरमेंट गैदरिंग एक्टिविटी दैट इज अंडरटेकन बाय द analyst when the project involves automating an existing manual system. During the operation of a manual system, normally several forms are required to be filled by the stakeholders, and in turn they receive several notifications, usually manually filled forms. In form analysis, the existing forms and formats of notifications produced are analyzed to determine the data input to the system and the data that are output from the system. So इसमें बेसिकली ये क्या कह रहा है कि जब हम कोई काम को मैनुअली करते हैं तो उसमें हो सकता है हम मल्टीपल फॉर्म्स को फिलअप कर रहे हों। हम ये एनालाइज करते हैं कि यूजर किसी अपने मैनुअल सिस्टम को क्या इनपुट देता है और उसका क्या रिजल्ट आता है। इससे हमें पता लगता है कि जब हम डिजिटली इस चीज़ को ऑटोमेट करेंगे तो हमारा सिस्टम को हम क्या डिजिटल इनपुट देंगे
और हमें क्या डिजिटल आउटपुट वहां से मिलनी चाहिए। सो गाइज, अब हम फाइनली आ गए हैं अपनी रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज पे, जिसमें हम डिटेल में समझेंगे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस कैसे होती है। तो जब एनालिस्ट ने अपनी सारी रिक्वायरमेंट को गैदर कर लिया है, रिक्वायरमेंट हमारी गैदर हो चुकी है, यानी कि जितनी भी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स थी या स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट थी जो वो एंड प्रोडक्ट से यानी कि सॉफ्टवेयर से एक्सपेक्ट करते हैं, जब वो हम इकट्ठा कर लेते हैं तो उसके बाद हम उनको एनालाइज करते हैं। और एनालिसिस में हम क्या करते हैं, वो नीचे 3 स्टेप लिखे हैं, हम उनको पढ़ेंगे अभी आगे जाके। तो एनालिसिस में बेसिकली अब हम कोई पॉसिबल प्रॉब्लम जो उसमें होती है उनको आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई करते हैं, जो गैदर्ड रिक्वायरमेंट है उसमें। फिर मेन पर्पस ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस एक्टिविटी इज टू एनालाइज द गैदर्ड रिक्वायरमेंट टू रिमूव ऑल एम्बिग्विटीज, यानी कि कोई कंफ्यूजन अगर उनमें हो, इनकम्प्लीटनेस आधा अधूरापन उन रिक्वायरमेंट्स में हो, और इनकंसिस्टेंसीज यानी कि कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स किसी दो जगह पे हमें उसमें मिल जाए। इनकंसिस्टेंसी को डिटेल में भी आगे देखने वाले हैं हम नेक्स्ट स्लाइड्स में। फ्रॉम द गैदर्ड कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड टू ऑब्टेन अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी डेवलप्ड। ठीक, ताकि अब हम इसमें से सारी परेशानियों को या जो भी प्रॉब्लम्स इसमें फ्यूचर में आ सकती हैं उनको हटा के अब हम क्या करेंगे, अब हम क्लियर अंडरस्टैंडिंग ताकि हमें एक मिल जाए सॉफ्टवेयर जो हमें बनाना है फ्यूचर में उसकी। ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस द एनालिस्ट्स नीड टू identify and resolve three main types of problems in the requirement. Number one, anomaly, inconsistency and incompleteness. Anomaly क्या होता है, एक anomaly होती है ambiguity, और ambiguity का simple जो term है इंग्लिश में वो है confusion। तो किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन को हमें अपनी जो भी गैदर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें से हटाना है, इसीलिए हम रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं। व्हेन रिक्वायरमेंट इज एनोमलेस यानी कि कंफ्यूजन होती है उसमें किसी प्रकार की, सेवरल इंटरप्रिटेशंस ऑफ दैट रिक्वायरमेंट आर पॉसिबल। तो अगर वो कोई स्टेटमेंट एम्बिगुअस है, क्लियर नहीं है, तो उसे पढ़ने वाले अलग अलग लोग उसका अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं। एनी anomaly इन एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ एन इनकरेक्ट सिस्टम। बिल्कुल, क्योंकि कोई डेवलपर अगर उसको अलग समझता है, दूसरा डेवलपर उसको अलग समझता है, तो उसमें हम इनकरेक्ट सिस्टम बना सकते हैं। सिंस एन anomalous रिक्वायरमेंट कैन बी इंटरप्रिटेड इन सेवरल वेज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, बेस एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि जब when the temperature becomes high the heater should be switched off। ठीक है, तो अब ये स्टेटमेंट कह रही है कि जब टेम्परेचर हाई हो जाए तो जो हमारा पानी का हीटर है वो बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि पानी तो उसमें गर्म हो चुका है। प्लीज नोट दैट द वर्ड्स सच एज हाई, लो, good, bad, etc. are indications of ambiguous requirements as these lack quantification and can be subjectively interpreted। इसका ये मतलब है कि इस स्टेटमेंट ने कहा जब टेम्परेचर हाई हो जाए तो हीटर को बंद कर दो। अब उस हाई की कोई हमारे पास क्वांटिफिकेशन नहीं है, कोई क्वांटिटी नहीं है कि भाई टेम्परेचर 50 डिग्री हो जाए, 100 डिग्री हो जाए, 80 डिग्री हो जाए तब बंद करो। ठीक है, किसी के लिए 50 डिग्री टेम्परेचर पे अगर पानी है वो गर्म हो सकता है, किसी के लिए 40 पे भी हाई हो सकता है, वो उसको हाई टेम्परेचर अपने लिए मान सकता है। तो ये एक एम्बिगुअस स्टेटमेंट हुई क्योंकि इसमें हमारे पास कोई क्वांटिटी नहीं है, तो इसलिए हमारे पास इस प्रकार की स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। अब कोई इसको पढ़ेगा डेवलपर तो वो अपने हिसाब से कुछ भी इसके अंदर वैल्यू इनपुट कर सकता है, क्योंकि वो तो जब किसी कोई सिस्टम बना रहा होगा हीटर को ऑटोमेटिकली बंद करने का, तो उसमें एक हार्ड कोडेड वैल्यू डालेगा टेम्परेचर की, राइट, और वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उससे क्या होगा, इनकरेक्ट सिस्टम हो सकता है। तो एनालिस्ट जो होते हैं हमारे, वो यहीं इन रिक्वायरमेंट को एनालाइज करके इन एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स को हटाते हैं और कॉन्क्रीट स्टेटमेंट्स में चेंज करते हैं। इनकंसिस्टेंसी क्या होता है, जब दो रिक्वायरमेंट को हम इनकंसिस्टेंट तब कहेंगे जब एक रिक्वायरमेंट दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होगी। ये दो टिक लगा के जो स्टेटमेंट है इनको पढ़ते हैं। द फर्नेस शुड बी स्विच्ड ऑफ व्हेन टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस राइजेस अबव 500 डिग्री। व्हेन, अब अगला है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस राइजेस अबव 500 द वाटर शुड बी स्विच्ड ऑन एंड फर्नेस शुड रिमेन ऑन। ठीक है, पहली स्टेटमेंट को समझो
जब 500 डिग्री से ज़्यादा पानी का टेम्परेचर हो जाए तो फर्नेस को जो है आप बंद कर दो। लेकिन अगली कहती है कि जब 500 डिग्री से ज़्यादा फर्नेस का टेम्परेचर हो जाए तो पानी को ऑन कर दो और फर्नेस को भी ऑन रखो। तो एक कह रही है फर्नेस को बंद कर दो, अगली कह रही है फर्नेस को चालू रखो। तो ये इनकंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट है जिसको फिक्स करना जरूरी है, रेक्टिफाई करके, एनालाइज करके। ठीक है, क्योंकि अब आगे जब हम डेवलपमेंट में जाएंगे, डेवलपमेंट फेज में जाएंगे, अगर इन इनकंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट को डेवलपर पकड़ता है तो जब तक उसकी रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होगी वो अपना काम छोड़ के बैठा रहेगा, राइट? क्योंकि वो आगे प्रोसीड कर ही नहीं सकता। इसलिए इन सब चीज़ों को एनालिसिस फेज में रेक्टिफाई करके, एनालाइज करके एलिमिनेट करना ज़रूरी होता है। Incompleteness, an incomplete set of requirements is one in which some requirements have been overlooked. Overlooked मतलब कि कुछ कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, हमने उसे इग्नोर कर दिया। The lack of these features would be felt by the customer much later, possibly while using the software. तो अब कस्टमर ने हमसे कहा होगा कि भाई ABC ये XYZ फीचर हम मेरी एप्लीकेशन में डाल देना। हमने कहा छोड़ो हम नहीं डालते, हमने अगर वो इग्नोर कर दिया तो जब कस्टमर उसको यूज़ करेगा तो उसे उस फीचर की कमी महसूस होगी कि भाई मैं चाहता था इसमें ये फीचर हो बट ये नहीं है। तो इसको बोला जाता है इनकम्प्लीटनेस। तो गाइज अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है एक्चुअल एसआरएस डॉक्यूमेंट, एसआरएस जिसके नाम पर ये यूनिट है। तो एसआरएस डॉक्यूमेंट क्या होता है कि आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आपने गैदर करी और सिंप्लीफाई करी, ठीक है, वो आप एक डॉक्यूमेंट में लिखते हो। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाई करते हो उस डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है, और फिर वो हम क्लाइंट को दिखाते हैं कि भाई देखो ये रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं जिनको हमने रिफाइन करके इसमें लिख लिया है। ठीक है, अब आप बताओ ये करेक्ट है कि नहीं है, हम उनका एग्रीमेंट उस पर लेते हैं। और ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी, जो मैं आपको भी हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। और वो सारी हम उनसे कंफर्मेशन कराने के बाद हम उसको एक एज अ लीगल डॉक्यूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बाद में कोई कंपनी है जिसने हमसे सॉफ्टवेयर बनवाया, वो ऐसे भी बोल सकती है कि आपने हमें वो रिक्वायरमेंट नहीं दिया, वी विल टेक यू टू द कोर्ट। ठीक है, तो उस टाइम पे हम जो है अपना एसआरएस दिखा सकते हैं। क्यों, अगर हमने वो रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल करी है तो फिर वो हमें लीगली हमें कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएंगे उस पर। So after the analyst has gathered all the required information regarding the software to be developed and has removed all incompleteness, inconsistencies and anomalies, जो हम requirement analysis phase में करते हैं, from the specification he starts to systematically organize the requirements in the form of an SRS document. ठीक है, तो SRS डॉक्यूमेंट एक सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, इस ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे कि भाई सिस्टमैटिकली कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है उसमें चीज़ों को। ठीक, अब ये कह रहा है कि यूजर्स कौन कौन होते हैं एसआरएस डॉक्यूमेंट के। देखो, यूजर्स होते हैं एसआरएस डॉक्यूमेंट के सॉफ्टवेयर के यूजर, कस्टमर एंड मार्केटिंग पर्सनल। ठीक है, अब यूजर और कस्टमर में डिफरेंस आप ये समझो कि कस्टमर तो हमारा वो है जो हमसे सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, और यूजर कौन है, जो वो यूज करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है वो दवाइयाँ बेचती है, तो वो हमसे अपने लिए वेबसाइट बनवा रही है। तो जो उसके कस्टमर है, हमारा कस्टमर कौन हुआ, जो हमसे सॉफ्टवेयर बनवाने वाली कंपनी है, मेडिकल कंपनी, और उस वेबसाइट के यूज़र होंगे जो मेडिकल मेडिसिन खरीदेंगे। ठीक है, तो कस्टमर हमेशा यूज़र नहीं होगा, यानी कि जो हमसे सॉफ्टवेयर बनवा रहा है वो हमेशा उस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करेगा, वो हमसे बनवा रहा है बट उसके उसका प्रोडक्ट उस पे बिकेगा और वो जो प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं वो उसको यूज़ करेंगे। ठीक, और मार्केटिंग करने वाले लोग, ठीक है, जो भी उस कंपनी की मार्केटिंग टीम में है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, टेस्ट इंजीनियर, यूजर डॉक्यूमेंटेशन राइटर, प्रोजेक्ट मैनेजर और मेंटेनेंस इंजीनियर। अभी मैं आपको यहाँ डिटेल में नहीं बताता क्योंकि आगे हम एक एक करके इनको पढ़ने वाले हैं। SRS can also be used as a legal document to settle disputes between the customer and developers in a court of law. Once customer agrees to the SRS document, the development team proceeds to develop the software and ensure that it conforms to all the requirements mentioned in the SRS document. जो भी मैं आपको सबसे पहले बता रहा था कि जब SRS डॉक्यूमेंट पे कस्टमर एग्री कर देता है, फिर डेवलपर काम करना शुरू कर देते हैं। और कोई भी डिस्प्यूट अगर बाद में कस्टमर रेज करता है कि मुझे ये फीचर नहीं दिया, वो फीचर नहीं दिया, तो वो कोर्ट में हम सेटल कर सकते हैं डिस्प्यूट एसआरएस दिखा के, अगर हम अपनी जगह ठीक हैं तो। इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग एन एसआरएस डॉक्यूमेंट।
ठीक है, क्रिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट इज एसेंशियल फॉर सेवरल रीजंस बियॉन्ड इट्स प्राइमरी पर्पस ऑफ गाइडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. Here are some key benefits of a well crafted SRS document. अब ये क्या करता है, जो हमारा वेल क्राफ्टेड SRS डॉक्यूमेंट होता है, अगर हमने उसे अच्छे से बना लिया है तो SRS डॉक्यूमेंट क्लियरली डिफाइन करता है. इट एस्टैब्लिशेस एग्रीमेंट बिटवीन स्टेक होल्डर्स. SRS डॉक्यूमेंट क्लियरली डिफाइंस द एक्सपेक्टेशन ऑफ बोथ कस्टमर्स एंड डेवलपर्स. इट इंश्योर्स दैट कस्टमर्स अंडरस्टैंड व्हाट द सॉफ्टवेयर विल डिलीवर एंड डेवलपर्स नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम. ठीक है, तो जब SRS बन गया तो जब कस्टमर उसे देखेगा तो उसे पता लग जाएगा कि मेरी रिक्वायरमेंट इसमें सारी लिखी हुई है कि नहीं. ठीक है, और डेवलपर ये समझ जाएगा कि उसे क्या बना के देना है, एंड प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर जो है वो कैसा देना है. मिनिमाइज फ्यूचर रिवर्क. प्रिपेयरिंग, जब हमारा SRS डॉक्यूमेंट हो जाता है उसमें हमारी सारी रिक्वायरमेंट आ जाती हैं तो हम अपफ्रंट प्लान कर सकते हैं सारी चीज़ों को, ताकि जैसे कि हमारी बहुत सारी चीज़ें हम शुरू से प्लान कर सकते हैं जब हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हमें कौन कौन से डेवलपर चाहिए, कितने डेवलपर चाहिए, कितनी बड़ी टेस्टिंग टीम होगी, कितना समय लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा. ठीक है, ये सारा हम एनालिसिस कर सकते हैं जब हमारे पास एक अच्छा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट आ जाता है. ठीक है, तो और इसमें एक बार अच्छे से रिक्वायरमेंट आ गई है तो हमें बार बार सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं करना पड़ेगा. यानी कि हमने सॉफ्टवेयर बना के दिया कस्टमर को, फिर वो कहेगा इसमें ये चीज़ मिसिंग है, फिर हम दोबारा डेवलप कर रहे हैं डिज़ाइन करके सॉफ्टवेयर को, फिर दोबारा टेस्ट कर रहे हैं. तो ये चीज़ें बच जाती हैं अगर हमारी रिक्वायरमेंट शुरू में ही अच्छे से क्लियरली स्पेसिफाई हो जाए तो. एड्स इन कॉस्ट एंड शेड्यूल एस्टिमेशन, जो कि मैं अभी पीछे बोल रहा था कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं वो अपना सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेज अच्छे से उससे कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि भाई कितना मेरे डेवलपमेंट कॉस्ट लगने वाली है, कितने मुझे डेवलपर्स चाहिए रहेंगे, कितना लंबा ये प्रोजेक्ट चलेगा, कितने महीने तक मेरा डेवलपर उस पर काम करेगा या टेस्टिंग टीम काम करेगी. ठीक है, तो ये सारी वो चीज़ें बाद में कॉस्ट अपने रिक्वायरमेंट आने के बाद कस्टमर से नेगोशिएट कर पाते हैं. सर्व्स एज अ बेसलाइन फॉर वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन. जो SRS डॉक्यूमेंट होता है वो हमें प्रोवाइड करता है अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर कैन बी वेरीफाइड फॉर कंप्लायंस. ठीक है, टेस्ट इंजीनियर्स यूज SRS टू create detailed test plans ensuring the final product meets all specified requirement. हमारे पास सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आई, डेवलपर ने उसके अकॉर्डिंग डेवलप किया. अब जो टेस्टर हैं वो उन्हीं रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे टेस्ट केसेस बनाएंगे जो कि डेवलपर्स ने उनको एक सॉफ्टवेयर बना के दिया है टेस्टर्स को. क्योंकि कस्टमर के पास जाने से पहले टेस्टिंग टीम सॉफ्टवेयर को रिगरसली टेस्ट करती है फॉर एनी बग्स और एनी मिसिंग फीचर्स. तो वैलिडेशन और वेरिफिकेशन सॉफ्टवेयर का SRS के थ्रू ही कर पाती है टेस्टिंग टीम. ठीक है, सपोर्ट्स फ्यूचर एनहांसमेंट्स. एन SRS डॉक्यूमेंट इज वैल्यूएबल फॉर प्लानिंग फ्यूचर सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन एंड एनहांसमेंट. इट सर्व्स एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिनल रिक्वायरमेंट्स एंड हाउ न्यू फीचर्स कैन बी इंटीग्रेटेड. तो अब ज़रूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर कस्टमर ने एक बार बनवा लिया और वहाँ पे कहानी ख़त्म हो गई. कस्टमर को फ्यूचर में न्यू फीचर्स को ऐड कराने की ज़रूरत पड़ सकती है उसमें, या एग्जिस्टिंग फीचर्स को इन्हांस, एग्जिस्टिंग फीचर्स में ही थोड़े बहुत चेंजेस करा के उन्हें इम्प्रूव कराने की ज़रूरत पड़ सकती है. तो ऐसे में हमारे पास एक अगर अच्छा SRS डॉक्यूमेंट होगा तो उसमें क्या फ़ायदा मिलेगा, उसमें ये फ़ायदा मिलेगा कि हमारा जो है SRS हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हमें पता लग जाएगा पुराने सॉफ्टवेयर ने क्या डिलीवर किया. ठीक है, कहाँ तक वो हमें चीज़ें फीचर्स दे चुका है, और हम नए फीचर जो उसमें ऐड होना चाहते हैं उनको प्लान करके आगे इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से. By investing time and resources in developing a detailed SRS document, projects can achieve greater clarity, reduce errors, and enhance the overall quality of the software development process. Right? So ये इसमें हम आगे भी हमने ये देखा था कि भाई अगर हमारे पास शुरू से ही एक अच्छा SRS डॉक्यूमेंट होगा तो हमारी ओवरऑल कॉल डेवलपमेंट प्रोसेस इजी हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, जिससे हमें बाद में रीडिज़ाइन और रिकोडिंग और टेस्टिंग वगैरह ये सब नहीं करना पड़ेगा. ठीक, अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक गुड SRS डॉक्यूमेंट के. तो क्राफ्टिंग एन इफेक्टिव सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट इज अ स्किल honed through experience and understanding of essential qualities according to IEEE recommended practice for software requirement specification.
A well-crafted SRS document should exhibit following characteristics. पर IEEE की फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ समथिंग करके है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग समथिंग, इस तरीके की लंबी सी एक फुल फॉर्म है, वो मैं यहाँ इमेज लगा दूंगा इसकी। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया कि भाई कैसा हमारा एसआरएस डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक अच्छे डॉक्यूमेंट एसआरएस डॉक्यूमेंट की, वो ये हैं कि वो कंसाइज और क्लियर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, उसमें अननेसेसरी डिटेल नहीं होनी चाहिए, और उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, एनॉमली नहीं होनी चाहिए, इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए वो, और इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, जो हमने रिक्वायरमेंट एनालिसिस में देखा था। ठीक है। implementation independent, and SRS should focus on what the system should do, not how it should be implemented। तो ये बोल रहा है कि हमारा जो SRS डॉक्यूमेंट है उसमें सिर्फ रिक्वायरमेंट लिखो, ये मत लिखो कि ये फीचर हम कैसे कैसे अचीव करेंगे या ये सॉल्यूशन हम कैसे कैसे अचीव करेंगे, सिर्फ उसमें रिक्वायरमेंट लिखो। ठीक है। द डॉक्यूमेंट शुड डिस्क्राइब द सिस्टम्स एक्सटर्नल बिहेवियर विदाउट डेल्विंग इनटू इट्स इंटरनल वर्किंग्स, ऑफन रिफर टू एज ब्लैक बॉक्स स्पेसिफिकेशन। ब्लैक बॉक्स स्पेसिफिकेशन यानी क्या, डिटेल में मुझे मत जाके बताओ कि कैसे करना है, सिर्फ इसमें डॉक्यूमेंट में इतना लिखो क्या करना है। traceable, every requirement should be traceable to its corresponding design elements, code segments, and test cases. This traceability helps in verifying each phase's outcomes against the previous ones and analyzing the impact of requirement changes on design and code. Right? Modify हम उसको कर सक मॉडिफाइएबल होना चाहिए, हम उसे मॉडिफाई कर सकें कि उसका स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा हो कि बीच में थोड़ा बहुत कोई छोटा मोटा चेंज आ गया तो उसको हम उसमें अकोमोडेट कर पाए। ठीक। वेरीफाइबल, ऑल सिस्टम रिक्वायरमेंट शुड बी टेस्टेबल, सारी रिक्वायरमेंट को हम वेरीफाई कर सकें, टेस्ट करें, कर पाएं। This means that SRS must describe functionalities in a way that allows for creation of test cases to verify whether the requirements are met. Requirements should be specific and measurable, ensuring they can be validated during testing. For example, a requirement like the system should be user-friendly is too vague and not verifiable, whereas the system should display availability status of a book when its name is entered is specific and verifiable। ठीक है। तो अब इसमें हमारी एक स्पेसिफिकेशन ये हो गई कि भाई लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, पर कैसे? ठीक है। तो वो कैसे का मतलब ये है कि हम इस चीज़ को वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये यूज़र फ्रेंडली है। तो उसके लिए यहाँ पे एक डिटेल्ड रिक्वायरमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, रिक्वायरमेंट है कि जब मैं बुक का नाम एंटर करूं तो मुझे दिख जाए वो बुक मैं अवेलेबल है मेरे लिए या नहीं है। ठीक है। ये एक एग्जांपल है। बाय अडहियरिंग टू दिस प्रिंसिपल, एन एसआरएस डॉक्यूमेंट इंश्योर्स clarity, ease of modification, and effective validation, thereby contributing significantly to successful development of software projects. Important categories of customer requirements। तो बेसिकली इसमें तीन है हमारे पास इंपॉर्टेंट कैटेगरी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी। ठीक है। अब हम कस्टमर रिक्वायरमेंट पे हैं। एसआरएस डॉक्यूमेंट शुड क्लियरली डॉक्यूमेंट द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर। फंक्शनल रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे आगे, नॉन फंक्शनल, और गोल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पे आ गए। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिफाइन द स्पेसिफिक फंक्शंस दैट अ सिस्टम मस्ट परफॉर्म। फंक्शन जो उसे मस्ट परफॉर्म करने चाहिए, ठीक है, वो हो गई फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। detailing the input data and resulting output data. Each function transforms input data into output, similar to a mathematical function. These requirements should clearly outline the functionalities the system must support, providing a detailed description of the input and output for each function. Proper documentation of functional requirements ensures that the system behaves as expected। ये कहना ये चाह रहा है कि हमारे जितने भी फंक्शंस या फीचर्स होंगे तो उसे हम कुछ इनपुट देंगे तो हमें वो ट्रांसफॉर्म कुछ आउटपुट उसके बदले में मिलेगा, उसके अगेंस्ट हमें एक आउटपुट मिलेगा। तो ये इसमें क्लियरली डॉक्यूमेंट होना चाहिए सारा कि कौन सा फंक्शन की से हमें क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है, और जो रिक्वायर्ड फंक्शनलिटीज हैं वो सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आती हैं। इनपुट, आउटपुट और एंड रिजल्ट क्या होगा, यूजर उसे क्या फीड करेगा और क्या उसे आउटपुट मिलना चाहिए। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे आते हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट सिस्टम मस्ट मीट
बट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन। यानी कि ये एग्जैक्टली फीचर नहीं है जो हमें, जो हमारे कस्टमर को इस सॉफ्टवेयर से चाहिए, बट ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी मदद से वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर हो सकता है। ठीक, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, इट इज नॉट अ फीचर, बट इट हेल्प्स इट टू बी अ गुड सॉफ्टवेयर। तो परफॉर्मेंस सच एज रिस्पॉन्स टाइम, थ्रूपुट एंड ट्रांजैक्शन रेट्स। परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए भाई, तेज चल रहा है हमारा सॉफ्टवेयर, अटकता नहीं है, हैंग नहीं होता है, तो एक अच्छा है वो हमारे लिए। वो फंक्शनल, इट इज नॉट अ फंक्शन, बट it is a it is a non-functional requirement, right? Usability, how user friendly the system should be considering the target user base. Reliability, reliable उस पे होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई चलते चलते बंद हो गया। Security, ठीक है, सिक्योर होना चाहिए कि कोई भी आके डेटा ना चुरा सके, ठीक है, कोई भी अनऑथराइज पर्सन लॉग इन ना कर ले सॉफ्टवेयर में। पोर्टेबल होना चाहिए कि भाई एक इन्वायरमेंट से अदर इन्वायरमेंट में हम उसे यूज कर पाएं। मेंटेनेबिलिटी, ईज विद द सिस्टम कैन बी मॉडिफाइड टू फिक्स डिफेक्ट्स, यानी कि फ्यूचर में जब हमारी मेंटेनेंस टीम उस पर काम करेगी तो उसके अंदर डिफेक्ट्स फिक्स कर पाए, परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाए, राइट? ये सारी चीजें होती है नॉन फंक्शनल। IEEE 830 standard suggests documenting external interfaces in design and implementation constraints separately. ठीक है, तो डॉक्यूमेंट करो एक्सटर्नल इंटरफेसेस को, जो एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट है या जो एक्सटर्नल इनपुट्स हमारे सॉफ्टवेयर को मिलेगी, और डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन कंस्ट्रेंट्स को अलग अलग डॉक्यूमेंट हमें करना चाहिए। एक्सटर्नल इंटरफेस में इंक्लूड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन इंटरफेसेस एंड यूजर इंटरफेसेस। Design constraints can encompass regulatory policies, hardware limitation, required technologies, and specific standards or protocols to follow. Right? Goals of implementation जो हमारा तीसरा पॉइंटर था, the goals of implementation section offers suggestions that are not mandatory but may be considered by developers to improve the software's future adaptability. These goals can include recommendations for easier future revisions, support for new devices, and usability of components. Like unlike requirements, goals are not evaluated during acceptance testing but provide guidance for enhancing systems long term utility. For example, हम उसमें कुछ ऐसे ड्राइवर्स डाल दें कि फ्यूचर में कोई नया हार्डवेयर डिवाइस आने वाला है, हमारा सॉफ्टवेयर उसके साथ भी कंपैटिबल हो। तो ये इट is solely dependent on the developers decision कि वो इसको करना चाहता है कि नहीं, बट ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट?